अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। होप सो के खैरियत से होंगे और ईद की खुशियां सेलिब्रेट कर रहे होंगे। दिस इज़ मी अर्शी खान एंड यू आर वाचिंग अर्शी खान नावल्स यूट्यूब चैनल। आज हम रीड आउट करेंगे मेरे सौदागर मेरे दिलदार बाई अमन रज़ा सीज़न 3 का पार्ट 2। इंतहाई इंटरेस्टिंग है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट। क्या कहा तुमने, ज़रा दोबारा कहना। बद्दुआ दे रही हो मुझे, वो दांत पीसते बोला। जो दूसरों का जीना अजीरन करते हैं इन्हें आम सी बात भी किसी बद्दुआ से कम नहीं लगती। इसने भी न डर होते इसकी आंखों में आंखें गाड़े कहा तो इसकी रगें गुस्से से फूलने लगी और ज़बान इसकी दीदा दिलेरी पर चंद लम्हों के लिए दंग रह गई। आखिर थोड़ी ही देर में इससे ये शहद किसने दी थी, आखिर किसके बलबूते पर वो इतना जुर्रत पसंद हो रही थी। लगता है ज़बान प्यारी नहीं तुम्हें, वो दांत कुचकुचाते बोला और इसे झटका देकर छोड़ते बाहर चला गया। वो अपना गुस्सा किसी तरह कम करना चाहता था, तभी बाहर चला गया। दिन तेजी से गुजरते जा रहे थे। यारम मायरा को अजियत देने के नए नए अंदाज अपनाता था। आज घर कोई भी नहीं था। सरदार और अफाफ कुछ दिन के लिए बिजनेस ट्रिप पर गए थे। यारम को एक और मौका मिल चुका था मायरा से बदला लेने का। मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, जाओ किचन में मुलाजमा की मदद करवाओ। खाने में मुझे कोई भी शिकायत ना मिले, खाना अच्छा बना होना चाहिए। यारम रूम में आते ही मायरा को हुक्म देता है, जिसका मुंह इसकी बात पर खोलने का खुला रह गया। यारम बात सुनो। मायरा यारम का हाथ थामते परेशानी से इसे पुकार बैठी, जिसकी उम्मीद नहीं थी यारम को। जी जाने यारम। यारम ज़बरदस्ती चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट सजाए बोला, इतनी रात को दोस्तों को बुलाना अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज़ तुम इन्हें सुबह बुलवा लेना, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। इसने हिचकिचाते हुए कहा, क्या पता इसका मूड कब ख़राब हो जाए, पता ही नहीं चलता था। मायरा कितनी जुर्रतमंदाना बातों से यारम वाकिफ़ ना था। वो समझ रहा था कि मायरा अच्छी बीवियों की तरह हाँ में हाँ मिला देगी। ये मेरा मेंशन है मायरा, यहाँ सिर्फ यारम सरदार शाह का हुक्म चलता है। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा। अब ज़रा अपनी औकात याद करो और किचन में जाकर मुलाजमा की मदद करो, वरना रात के अंजाम से तो तुम वाकिफ़ ही होगी। इसने मायरा के गर्दन पर सुर्ख निशान देखते कहा, जिससे इसने फ़ौरन दुपट्टे से ढांपा था और नम आंखों से किचन की तरफ बढ़ गई थी। इस लाडली को तो खाना पकाना भी ना आता था, जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी बेमहर ने इसे सौंप दी थी। जैसे तैसे वो मुलाजमा की मदद से खाना बनाती गई। कई जगह से इसका हाथ जल चुका था, मगर वो फिर भी गेस्ट के आने से पहले तमाम चीज़ें तैयार कर चुकी थी। हैरत अंगेज तौर पर इसके सब बिजनेस पार्टनर्स को खाना बहुत पसंद आया था और एक ने तो लगे हाथ इसकी तारीफ भी कर दी। जब वो खाना रखने आई थी, भाभी आपके हाथ में तो वाकई कोई जादू है, खाना बहुत लजीज बना है, दिल कर रहा है मैं उंगलियां चट कर जाएं। इसके शोहर ने तो इसकी पहली बार बनाए गए खाने की तारीफ ना की थी, मगर इसके दोस्त ने ज़रूर कर दी थी, जिस पर वो मुस्कुराते हुए शुक्रिया करके रह गई। ये बात भी यारम के नाम पर कारी ज़रब की तरह लगी थी और वो दांत कुचका कर रह गया और जानबूझकर खीर का बाउल जो मायरा ने उठा रखा था इसकी टांग में टांग उड़ाकर नीचे गिराया, जो पल में गिरकर चकनाचूर हो गया था। माहिरा का दिल दहक से रह गया था। ये क्या किया तुमने पागल औरत, क्या बर्तन रखने का ढंग भी नहीं आता तुम्हें? तुम्हें तो कोई काम करना ही फजूल है, समेटो इसे और दफ़ा हो जाओ। वो इतनी ज़ोर से धाड़ा के मायरा सुन खड़ी रह गई। आंखें सुर्ख होती जिल्लत के एहसास से आंसू बहाने लगी थी, होंठ लरजने लगे थे। इसकी हालत देख यारम को पल के लिए इस पर रहम आया था, मगर जब ये याद आया कि वो इसकी मोहब्बत छीन कर इसे बेचैनियों में घिरने की वजह है, तो असली गुस्सा औद कर आया था और हसास यारम कहीं दूर जा सोया था। यारम ये क्या बदतमीजी है, ऐसे बात करते हैं अपनी बीवी से? एक तो इन्होंने इतने प्यार से खाना बनाया और तुमने इन्हें ये सिला दे रहे हो। इनकी हम सब के सामने इंसल्ट करके। इनमें से एक दोस्त अली गुस्से से इसे गरखते हुए बोला तो वो गुस्सा पीते हंकार भर कर रह गया। बीवियों को इनकी औकात में ही रखना चाहिए, वरना वो सर पर चढ़कर बोलने लगती हैं। वो नफरत से सारे झटकते बोला तो कांच की खिड़कियां उठाते मायरा के हाथ में कांच का टुकड़ा बहुत बुरी तरह फिरा था। इसकी बात सुन करके वो लब दांतों तले दबाकर दर्द जब्त करती रह गई और बिना इनकी तरह मुड़े तेजी से भागती हुई सीढ़ियां चढ़ती अपने कमरे में बंद हो गई थी। सबको यारम की ये बात बहुत बुरी लगी थी और वो एक एक करके जाने लगे थे। यारम, अगर तुम्हें अपने कामों के लिए ही बीवी की ज़रूरत है तो किसी मुलाजमा को रख लेते, भाभी की ज़िंदगी ख़राब करके क्या मिला तुम्हें? आज जो तुमने इनके साथ किया है, अगर आइंदा भी ऐसा ही करना है तो प्लीज़ हमें अपने घर मत बुलाना। ये कहकर अली इसके मुंह पर लफ्ज़ों का तमाचा मारते हुए जा चुका था, जिस पर यारम ना चाहते हुए बुलबुला दिया था। आखिर इसका घाटा किसको क्यों नज़र नहीं आता? सब इस लड़की को ही क्यों रहमदिल समझते हैं, ब्लडी रहम सैकर। वो गुस्से से पैर पटकता सिगरेट सुलगाने लगा था। सीने में लगी आग अब भी कम ना हुई तो अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ाए, जहाँ मायरा कैद थी। धड़म की आवाज़ से वो दरवाज़ा खुलता अंदर दाखिल हुआ, जहाँ वो अभी नहाकर रोई रोई सी बाहर निकली थी। गिले बाल,
पुश्त पर खुले खड़े पड़े थे, हाथ कमजोरी से कपाहट का शिकार थे। इसने एक नज़र भी यारम को देखना गवारा ना किया था और बेड पर लेट गई थी दूसरी तरफ करवट लेकर, मगर इसके लरजते हुए वजूद से साफ जाहिर था कि वो अब तक रो रही थी। यारम को इसकी खराब हालत देखकर अफसोस ने आन घेरा, फटता हुआ लावा एकदम शांत हुआ था। इसने फौरन सिगरेट बुझाई। कमरे में नीम अंधेरा हो चुका था। वो बेड पर लेटा और झटके से इसके दूर लेटे वजूद को बाजू से पकड़ता खींचा, जो अचानक इसके सीने से आकर लगी थी। इसने मुजामत करते हुए छटपटाने की कोशिश की, मगर यारम की पुरहिद्दत मजबूत गिरफ्त में कोई कमी ना आई। आखिरकार वो तंग आते फपक कर इस सौदागर के सीने में ही मुंह दिए रोने लगी थी, और रोते रोते कब इसकी आंख लग गई इसको पता ही ना चला। सुबह जब इसकी आंख खुली तो खुद को यारम की नरम गरम पनाहों में पाकर इसका दिल तेजी से धड़क उठा। वो आराम से वहां से निकलती चली गई। जब यारम की आंख खुली तो अपना पहलू खाली पाया। ये कहाँ चली गई, इसने दिल में सोचा और फ्रेश होते नीचे नाश्ते के लिए चला गया। हाँ करीम, क्या मतलब, ये डील इब्राहिम को कैसे मिल सकती है? तुम जानते हो ना हमने इसके लिए कितनी मेहनत की थी। डैम इट, आखिर कैसे ये डील इससे मिल गई? तुम जानते हो ना कितना नापसंद है वो मुझे, फिर भी तुमने ये डील हाथ से कैसे जाने दी? यू इडियट! इसने गुस्से से फ़ोन काटते, बालों में हाथ फिरते इधर उधर फिरते अपना गुस्सा कम करने की कोशिश की। वही एक तुम्हारा सच्चा दोस्त है जिसे तुम सबके सामने दुश्मन कहते फिरते हो। पीछे से मायरा की आवाज़ पर वो झटके से पलटा। शट अप, मेरे मामले में बोलने की कतई कोई ज़रूरत नहीं, वरना ज़बान खींच लूँगा मैं। वो इसके करीब बातें गरा कर बोला, क्यों जलन हो रही कि तुम्हारा दोस्त तुमसे आगे कैसे निकल गया? इसकी बात पर यारम ने झटके से मायरा को दीवार से लगाया। अपनी ज़बान को लगाम दो लड़की, वरना अगर मैं तुम्हारी ज़बान को लगाम डालने पर आया तो यकीनन तुम्हें पसंद नहीं आएगा। वो इसकी कुदरती सुर्ख लबों पर अंगूठा फेरते बोला तो वो कपकपा कर रह गई। इसकी आगे की बात वो बंद करवा गया था। लंदन में बर्फबारी जोर पर थी। ऐसे में वो इस आलीशान घर के खूबसूरत कमरे में वो सोफे पर बैठा इस डील को बगौर देख रहा था जो आज इसने यारम से जीती थी। जी हाँ, वो इब्राहिम अफंदी था। सुर्ख सफ़ेद पठानों जैसी रंगत, तीर कमान भवें, हरी आंखें, अनाबी लब, ऐसी हस्ती जिसे देख लोग के दिल थम जाते थे। इसे देख हर कोई इस जैसा कामयाब बनने की ख्वाहिश ज़रूर रखता था। ऐसी कौन सी लड़की नहीं थी जो इस पर फिदा न हो। लेकिन वो अपनी दुनिया में रहने वाला, अपने अकलौते बेटे यशम पर जान निछावर करने वाला सायादार दरख्त था जिसकी दुनिया अपने बेटे के गिर्द घूमती थी। 5 साल यशम जो अपनी माँ के जाने के बाद बोलना बंद कर चुका था। इब्राहिम अफंदी तरस गया था इसके मुंह से बाबा सुनने के लिए, मगर वो तो इसकी चुप टूटती ही नहीं थी। अब भी यशम इसके सोफे के साथ बेड पर बैठे टीवी देख रहा था। जब इब्राहिम को इसकी आवाज़ आई, मामा, इसकी धड़कनें सुस्त पड़ी थी। 2 साल बाद वो अपनी बेटी की आवाज़ सुन रहा था और वो फाइल्स फेंक कर इसके करीब आया था। क्या क्या बोला बेटा आपने? वो बेचैनी से बोला, मामा आपके। इसने मामा कहने के साथ LED पर इशारा किया था जहाँ इसका ब्रॉडकास्ट था, एयरपोर्ट पर, और पीछे से एक लड़की गुजर रही थी जिसे यशम बार बार मामा कह रहा था। ऐसा तो कभी इसने इब्राहिम की मंगेतर साशा को भी ना कहा था, जो इससे घुलने मिलने की भी कोशिश करती, मगर सब बेकार। लेकिन इस लड़की में क्या खास था जो यशम इससे माँ पुकार रहा था? इस लड़की गुजरते ही वो फिर खामोश हो चुका था। करमदाद, मुझे इस लड़की की सारी डिटेल्स रात तक अपनी टेबल पर चाहिए। कुछ ही देर में वो किसी पार्टी के लिए तैयार होता। अपने खास मुलाजिम करमदाद को हुक्म दे रहा था। लहजे में बर्फ जैसी ठंडक थी। कुछ ही देर में वो अपनी मंगेतर साशा के साथ इस मास्क पार्टी में मौजूद था जहाँ डांस शुरू हो चुका था। यहाँ भी वो एक डील के लिए ही आया था। इसे देख वहाँ मौजूद लड़कियां इसे देख आएँ भरने लगी थी। कुछ तो दिल पर हाथ रख गई थी। साशा के बहुत बार इसरार पर वो इसके साथ डांस करने लगा। मास्क में किसी को भी पहचानना मुश्किल था। जैसे ही गाने की धुन बदली, साशा ने हाथ दूर वा किया, जिस पर अचानक एक सुनहरी मास्क में लड़की ने इसका हाथ खींचकर अपने पार्टनर की तरफ धकेला और घूमकर इसके पास आई, जिसके नतीजे में इसने साशा को आगे पास कर दिया और इसके साथ डांस करते बगौर इसकी हरकत का जायजा लेने लगा, जिसके सुनहरी मास्क सिर्फ इसकी गहरी भूरी आंखें झलक रही थी। बहुत सी लड़कियों की तवज्जो का मरकज़ हैं आप तो। वो इसके चेहरे पर उंगली फेरती बोली तो वो आंखें तिरछी किए से देखने लगा। आखिर कैसे टैकल कर लेते हैं आप एक साथ इतनी लड़कियां? वो इस पर गहरा तंज करते एक बाजू वाक करके इससे थोड़ा दूर हुई, जिस पर झटके से इब्राहिम ने इस खींचा, जिसके नतीजे में वो इसके सीने से आ टकराई। इसकी गिरफ्त मजबूत हुई थी इस दोशीज़ा पर और इसके कान में गंभीर सरगोशी करते बोला, ये तो लड़कियों पर मुनहसर है। इसके गहरे लहजे में कहने पर मुकाबिल लड़की ने पल में संभलते सवाल दागा, और आपके दुश्मन इनके साथ क्या सलूक करते हैं? क्या बेवजह जान ले लेते हैं? एक और तंज का तीर फेंका था इसने। इन्हें बगैर समझने का मौका दिए खा जाता हूँ। इसने एकदम आगे होते काटने का इशारा किया तो फौरन मुंह मोड़ गई थी। इसकी इतनी नज़दीकी पर खा कर दिखाऊं? वो इसकी कमर से हाथ नीचे की तरफ ले जाता इसकी गर्दन पर झुककर गुरम सी सरगोशी करते बोला। जैसे इसका हाथ थाइस पर गया तो इस लड़की ने इसे धक्का दिया था, जिस पर वो हाथ खड़ा करके इसे दिखाने लगा, जो अभी छोटा चाकू इस लड़की के ड्रेस में से बरामद किया था।
अपना हथियार पकड़े जाने पर वह थूक निकल कर रह गई। जैसे ही वो अपना चाकू छपटने इसकी तरफ बढ़ी, इब्राहिम ने इसकी कमर दबोचते इसे झटके से साथ लगाया कि वो कसमसा कर रह गई और इसे अपनी बाहों में गिराते इससे इसकी कमर से एक और खुफिया चाकू बरामद किया कि वो हाथ मलती रह गई। वो इसका हाथ थामता ज़बरदस्ती सबकी नज़रों से पोशीदा होता एक कोने में ले गया और दीवार से लगाया। जहन्नम में जाओ बेहुदा शख्स, वो गुस्से से सुर्ख चेहरा लिए इसे धक्का देकर फ़ौरन अपनी पिंडी में पिस्टल निकाल कर इस पर फायर करती बोली, मगर ये क्या, बंदूक तो खाली थी। हा 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 हा, मुझे तुम्हारी जुर्रत पसंद आई लड़की। वो एक एक करते पिस्टल की गोलियां अपने हाथ से नीचे गिराते बोला तो वो फटी आंखों से देखने लगी। इससे पहले कि वो इसके गले पर चाकू चलाती फुर्ती से इब्राहिम ने इसकी दबाते नबज दबाते इसे बेहोश किया था, जो थोड़ी देर में ही इसकी बाहों में झूल गई थी। गेस्ट रूम में वो इसके बेहोश वजूद को देख रहा था कि ये वही लड़की कैसे हो सकती जिसे यशम ने मामा कहा था। इतने इत्तेफाक साथ कैसे हो सकते थे भला? क्या ये भी इस लड़की की कोई चाल थी? यशम को जानना, इससे खुफिया मुलाकात करना, क्या वो सब इब्राहिम तक रसाई पाने के लिए था? तो क्या ये लड़की भी बाकी लड़कियों की तरह इसकी ज़रा सी इल्तफात के लिए इस तरह की अच्छी हरकतें कर रही थी? लेकिन अगर ऐसा ही था तो फिर इसने इसे मारने की कोशिश क्यों की? यही तजस्सुस इसे इस लड़की को यहाँ लाने पर मजबूर किया था। जब इसे होश आया तो एक कमरे में बेड पर मौजूद थी, हाथ हथकड़ियों में जकड़े थे। अपने आप को यूं कैद देख को झटके से उठी। मैं यहाँ कैसे आई? मगर नज़र ऐन सामने मौजूद इस जालिम शख्स पर गई जो सामने कुर्सी पर बैठे इसे सर्द तरीन तासुरात से देख रहा था। इसकी नज़र की ठंडक इसे अपनी रीढ़ की हड्डी तक उतरती महसूस हुई थी। कौन हो तुम? वो नहायत रूह चीर देने वाले लहजे में बोला। शट अप, पहले ये बताओ मुझे बांध क्यों रखा है? वो अपने हाथों को आज़ाद कराने की कोशिश करते गराई थी। वो शेर था तो वो भी शेरनी थी, पंजे इसके पास भी थे। इसकी बात को नज़रअंदाज किया इब्राहिम ने झटके से वहीं बैठे इसे करीब किया कि वो इसकी गोद में आ गिरी। इसकी सांसों के गर्म थपेड़े इसके चेहरे पर पड़ने लगे थे जो इस लड़की को झुलसा कर रख गए थे। इसे एकदम खुद से कराहियत महसूस होने लगी थी। ज़बान को काबू में रखो, इसे गद्दी से खींचने में वक्त नहीं लगाऊंगा। मैं लड़की, तुम्हारे मुंह से निकलने वाले अगले अल्फाज मेरा जवाब ना हुए तो तुम्हें बाहर शिकारी कुत्तों के आगे डालने में वक्त नहीं लगेगा मुझे। वो एक एक लफ्ज़ का काटदार अंदाज मैं कहता इसे जी जान से सुलगा गया कि वो हल तक ना पाई। अब बताओ, चेहरे पर कौन सा नकाब सजाया है मकरो फरेब का? आखिर मेरे बेटे के जरिए मुझे क्यों हासिल करना चाहती हो तुम? वो आईब्रो उचकाते से सुलगती निगाहों को महवर बनाकर बोला तो वो जहरीली निगाहों से इसे देखने लगी। बाखुदा, एक बार भी मुझे आज़ादी मिली तो सबसे पहले तुम्हारी जान लोगी मैं। कजा के तुम्हें रुझाना तो तौहीन है मेरे लिए। अपनी गर्दन से इस गरूर के सरिये को निकालो इब्राहिम अफंदी। हर लड़की को तुम्हारी कुर्बत की चाह नहीं होती, और रही बात मेरी तो तुम पर थूकना भी पसंद ना करूँ। हा हा, वो इसे जी जान से जलाती मुंह के बल गिरा गई थी कि इस अना के मारे शख्स से बर्दाश्त न हुआ, और अगले ही लम्हे वो इसके बाल दबोचकर अपनी हद दर्जा करीब कर गया। तो आज तुम्हें मैं बताऊंगा कि अपना थूका जब मुंह पर आकर गिरता तो कैसा लगता है। इसका मुंह झटक कर वो उठा और अपने बंदे से फौरन निकाह का इंतजाम करवाने का कहा। निकाह की तैयारियां आनन फानन हुई थी। वो लहू होती आंखों में नफरत का जहां सजाई इसकी एक एक हरकत को असबर कर रही थी। मौलवी साहब आ गए हैं। इसके मुलाजिम ने आकर इतला दी तो इसे उठाने को आगे बढ़ा। तुम्हें ये खुशफहमी क्यों कर लाहिक हुई इब्राहिम अफंदी कि मैं तुम जैसे शख्स से निकाह करूंगी, वो भी वो शख्स जो मेरे हंसते नसते आशियाने को उजाड़ने का सबब है? अब तो कोई ऐसा शख्स बचा ही नहीं मेरे घर में जिसके ज़रिए तुम मुझे अपने गुलाम बना सको। वो तंज़ीह अंदाज में इसे देखती ज़हर खंद मुस्कुराहट से बोली तो वो भी बदले में मुस्कुरा दिया, मगर इसकी मुस्कुराहट कितनी कांटदार थी ये तो बस वही जानती थी जिसके चेहरे से मुस्कुराहट मुकाबिल के लफ्ज़ों ने नोच ली थी। बेशक तुम्हारे घर में कोई नहीं बचा, लेकिन अपनी माँ जैसी इस खाला के बारे में क्या ख्याल है जिससे तुमने बहुत मुश्किल से छुपाया था मेरी नज़रों से, मगर तुम नाकाम ठहरी। इब्राहिम अफंदी ने इसकी गर्दन में से हाथ गुजार के इसे साथ लगाते इसके ऐन सामने फ़ोन किया, जिस पर साफ जाहिर था कि अब इसके आखिरी सहारे को भी बंदी बना लिया गया था। खुदा के कहर से डरो इब्राहिम, अगर इसे गंवाना नहीं चाहते तो चुपचाप हामी भर लो। आखिर अभी तुम्हें इब्राहिम अफंदी पर वार करने की सज़ा भी तो भुगतने हैं, और यकीन जानो मुझसे बेहतर सज़ा तुम्हें आज तक किसी ने नहीं दी होगी। वो इसके होंठों के पास अंगूठा ले जाते बोला तो वो नफरत से सर झटक गई, और फिर वो बस होती हार गई। अपनी वजह से वो अपनी आखिरी जाए पनाह को मौत के घाट उतरना नहीं देख सकती थी। कबूल है कि बोलते वक्त इसने अपने आप को कौन छुरी से कटता महसूस किया था, और सही लम्हों में ये जाना था कि आसमां पर थूका जब मुँह पर आकर गिरता है तो अज़ियत बेहिसाब होती हैं। सुबह जब वो फ्रेश होकर नीचे आई तो यारम को नाश्ता करते पाया। आफाफ और सरदार अब भी काम से बाहर ही थे। वो धीमे कदम उठाती थक गई और मेज़ पर नाश्ते के लिए बैठ गई। रात के बाद इसमें अब इतनी हिम्मत मौजूद थी कि आकर नाश्ता कर सके। यारम ने नाश्ता करते दिल में सोचा और नज़रें तिरछी करके इसे देखा, जिसे देख लग रहा था कि इसे खाने के सिवा और कोई काम ना हो। इसकी खामोशी यारम को अच्छी ना लगी, तभी से बोलने के लिए उकसाने लगा। जो कल हो वो आइंदा नहीं होना चाहिए। समझ तो गई होगी तुम कि मैं मेरे नज़दीक तुम्हारी क्या हैसियत है।
وہ تنزیہ انداز میں رومال سے منہ تھپتھپاتا بولا تو مائرہ کا منہ کو جاتا ہاتھ تھما تھا لمحے کے لیے، مگر پھر اس نے نوالا ڈالا اور ایسے ظاہر کیا جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ کیا تم نے سنا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس نے ہینوز ناشتہ کرتے دیکھا، وہ ٹیبل پر ہاتھ مارتا بولا، مجھے تم سے کوئی اچھی امید ہے بھی نہیں، اور نہ ہی میں نے خود کو کسی خوش فہمی میں مبتلا کر رکھا ہے۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولی تو یارم کا دل ایک دم بے قرار ہوا تھا۔ اس کا لہجہ آج بدلا بدلا سا تھا، تو کیا وہ اپنے دل سے اتنی جلدی یارم کو نکال چکی تھی؟ اسے ایک دم گھٹن نے آن گرا تھا جب مائرہ نے اسے یکٹک اپنی طرف دیکھتے پایا تو اٹھ کر وہاں سے جانے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے جاتی یارم نے اس کا ہاتھ دبوئتے اسے دیوار سے لگایا اور اسے ارد گرد اپنی باہوں کا تنگ گھیرا بناتے اس کے جانے کی تمام راہیں منقطع کر دی۔ دیکھو تم مجھے اس طرح ٹارچر نہیں کر سکتی، اس نے دانت پیستے کہا اور اسے کچھ بھی کرنے سے باز رکھنا چاہا، مگر وہ یارم سردار ہی کیا جو کسی کی کہنے پر مان جائے، وہ تو بس اپنی چلانے جانتا تھا۔ اب بھی اسے بولنے کا موقع دیے بغیر وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھنساتے شدت سے اس کے لبوں پر جھکا تھا کہ مائرہ ہکا بکا رہ گئی، وہ تو کوئی مزاحمت کرنے لائق ہی نہیں رہی تھی۔ وہ زور زور سے اس کے کندھے پر مکے برسانے لگی، مگر اس ہٹے کٹے نوجوان پر کیا فرق پڑتا تھا اس کی نازک مزاحمت کا؟ وہ اپنی شدت، اپنی بے قراریاں اس پر اپنے انداز میں ظاہر کر رہا تھا کہ وہ اس کے علاوہ کچھ سوچ تک نہ پا رہی تھی۔ وہ تو جیسے ایک دم چھا سا گیا تھا اس پر۔ مائرہ کی دھڑکنیں شدت پکڑ چکی تھی، دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا، چہرہ شرم اور جذبات سے سرخ پڑ چکا تھا۔ اس کی سانسیں بند ہوتے دیکھ وہ رحم کھاتے خود ہی پیچھے ہٹا، جس پر وہ گہرے سانس بھرنے لگی۔ تمہاری زبردستی کا شور تم پر حق جما رہا ہے اور تم مزاحمت تک نہیں کر رہی، مجھے پیچھے دھکا کیوں نہیں دیتی؟ وہ اسے اپنی کڑیل گرفت میں لیتا ہوا شاطر گھاک شخص اس کا صبر آزماتے ہوئے اس کا دل جلا رہا تھا۔ کتنا میسرا شخص تھا، وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس بلڈوزر کو وہ اپنے ناتواں وجود سے ٹس سے مس نہ کر سکتی تھی، پھر بھی اسے چڑھا رہا تھا۔ تم جیسے مکار اور بھرکم شخص پر بھلا میرے دھکے کا بھی کیسے اثر ہوگا؟ وہ اسے دور کرنے کی کوشش کرتے بولی، اچھا ایسی باتیں تو پھر ابھی تم مجھے تھپڑ بھی تو مار سکتی تھی، لیکن تم نے نہیں مارا، اس کا تو ایک ہی مطلب ہے کہ آگ دونوں طرف برابر کی ہے۔ اس نے آنکھ ونک کرتے کہا تو وہ جھٹکے سے سرخ ہوتی پیچھے ہوئی تھی اس کی اتنی بے باک بات پر کہ وہ شرم سے نگاہ تک نہ ملا پائی تھی۔ تم وہ پیچھے ہوتے بولی، ہاں میں تمہارا شور میری جان۔ وہ اس کے قریب ہوتے بولا تو وہ فوراً سے پہلے اوپر کو بھاگی تھی کہ وہ اس کی پھرتی دیکھ کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ اگر ان سب کے بیچ یہ سب نہ ہوا ہوتا تو وہ دونوں یقیناً بہت اچھا کپل ثابت ہوتے، لیکن بات اگر کی ہی تو ہے۔ دوسری طرف وہ جس سے بدلہ لینے آئی تھی آج اسی کی بیوی بنی کے کمرے میں موجود تھی۔ جی ہاں، آئلہ زبیر اب آئلہ ابراہیم افندی بن چکی تھی، اس شخص کی بیوی جس کی وہ جان لینے کے در پر تھی۔ باہر سب کو فارغ کر کے وہ اندر آیا تو اس نے چاقو جھپٹ کر ایک بار پھر اس پر حملہ کیا تھا، جسے بڑی آسانی سے ابراہیم نے ڈاج کیا تھا اور قریب سے اس کی گہری آنکھوں میں دیکھ کر ہری آنکھوں کو یوں اتنے نزدیک دیکھ کہ اس کی ساکت دل میں ہلچل ہوئی تھی۔ کوشش اچھی تھی مگر بیکار گئی، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری نازک جان آج محفوظ رہے تو کوئی چالاکی مت کرنا۔ اس نے دروازے کی چابی اس کے آگے لہراتے کہا تو ایک بار پھر چابی لینے کو اس کی طرف لپکی تھی۔ وہ جو ابھی شرٹ اتار کر مڑا تھا، آئلہ عین اس کے چوڑے سینے کی زینت بنی تھی، اس کا دماغ چکرا کر رہ گیا تھا۔ یہ کیا بدتمیزیاں ابراہیم افندی، تم کسی لڑکی کو ایسے زبردستی اپنے روم میں لا کر ہراساں نہیں کر سکتے، کچھ تو شرم کرو، میں کیس کر دوں گی پر وہ اسے شرٹ لیس دیکھ چٹک کر بولی، گھٹیا انسان، اگر تم نے کچھ ایسا ویسا کیا تو دیکھ لینا، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ سامنے اس کے چوڑے سینے کو گردن سے نیچے تک اور اس پر سیکس پیک دیکھتی اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر جو منہ میں آیا کہنے لگی، سیکس پیک دیکھتی، شرم کا مجھ سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں میری جنگلی بلی، اور ویسے بھی تم تو میری نئی بیوی ہو، بھلا تم سے کیسی شرم ہو؟ اس کے اوپر جھکتے ہوئے بولا۔ آئلہ نے فاصلہ بنانے کے لیے فوراً سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا، بے ساختہ سے ہاتھ سے رکھ کر اس کے سیکس پیک پر آگئے اور وہ حیرت سے انہیں چھو کر بے خودی میں انہیں دیکھنے لگی، مگر اپنی بے خودی پر وہ جھٹکے سے لعنت بھیجتی جھٹکے سے اپنے خیالوں سے نکلی تھی۔ اس کا غصہ، اس کی نفرت جانے کہاں سوئی تھی جبکہ وہ پھیلی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بھلا اس شخص کے نزدیک ہوتی اس کے ساکت دل میں ارتاش کیسے پیدا ہوا تھا جو عرصے پہلے مردہ ہو چکا تھا؟ کہ یہ اس توبول کا نتیجہ تھا؟ اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ کو دیکھے بغیر وہ یکٹک اسے دیکھے گئی، ذہن جیسے معاف ہوا تھا۔ تم نے شرٹ کیوں اتاری؟ وہ لڑکھڑائی زبان میں بولی، بات لینے جا رہا ہوں۔ کیوں، تمہیں بھی ساتھ میں بات لینا ہے کیا؟ وہ اپنے خول میں لپٹتے سپاٹ لہجے میں بولا، تو اپنے وجود کی نمائش کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اندر جا کر کپڑے اتارو۔ وہ غصے سے دھاڑی، حالانکہ اس کا دل دھڑک رہا تھا اس کی باڈی دیکھتے۔ کمینہ کتنا ہوش اڑانے والا تھا، وہ حلق تار کرتی سوچنے لگی، آئلہ ہوش میں آؤ، تمہارا مقصد کچھ اور ہے۔ اس نے خود کو ہوش دلایا، یہ حقیقت ہے کہ اس کی خواہش تھی کہ اس کا شوہر اس کا خیال رکھنے والا ہو،
बीड वाला हैंडसम शख्स हो जिसकी ज़बरदस्त बॉडी हो, पर ऐसी हो गई इसने सोचा नहीं था। किस्मत ने इसके दुश्मन को इसका शौहर बना डाला था जिससे वो इंतहा की नफरत करती थी। फिर अब क्यों इसका दिल बेईमान होने लगा था। और ये सोच आन भटकी कि इससे पहले कितनी और लड़कियां ये मनाजिर देख चुकी होंगी। एकदम जलन ने इसे आन घेरा था कि किसने इसके अलावा देखा तो नहीं इसे। मेरी बला सब देखे, पूरी दुनिया देखे, मैं कौन सा इसे अपने शोर मानती। वो मुंह बसोर गई, पर आंखें थी कि इससे बेईमानी करती धक्का देकर बार बार वही मंजर सोच रही थी। इसने अपनी आंखें मलते खुद को कोसा। वो तो कब का वॉशरूम जा चुका था। क्या अगर वो बेईमान होती 3 लम्हों में बैठ जाती तो। पर वो जानती थी बाद में दोनों होश में नहीं रहेंगे और इसके दावे भी धुंधले पड़ जाएंगे। और इस हरे बिल्ले की चाल भी यही लग रही थी। तभी तो शर्ट उतार कर इसके सामने आया था ताकि इसे अपनी खूबसूरती से रझा सके। लेकिन इसने तमाम ख्यालात झटकते और चाबी चुराने का सोचने लगी। लेकिन इसके लिए इस वॉशरूम में जाना पड़ता। दिल कड़क करते इसने अपने कदम वॉशरूम की तरफ बढ़ाए। चलो आज हमें एक पार्टी में जाना है। वो इसके सामने बेड पर रात को डब्बा फेंकते बोला, जो अभी नहा कर निकली थी और गीले बाल सुखा रही थी। इसकी बात पर बुरी तरह चौंकी और पलट कर बेड पर पड़े डब्बे की तरफ देखा, जैसे जानना चाह रही हो इसमें क्या है। इसमें तुम्हारा ड्रेस है जो अभी तुम पार्टी के लिए पहनोगे, इसलिए बगैर देर के 15 मिनट में मुझे तुम तैयार चाहिए हो। वो अपनी बाज की तरफ इशारा करती इसे वक्त का बताता बोला, जैसे कह रहा हो कि 1 मिनट गुजर चुका है। मगर यारम तुम अच्छी तरह जानते हो मुझे रात की पार्टीज नहीं पसंद। मैं नहीं जाना चाहती। वो नागवारिया से बोली सी अंगारों पर लुटा गई थी। इसकी बात पर वो बल खाकर पलटा और लम्हों में फासला तय करता घसीट कर इसे अपने करीब कर गया। क्या कहा तुमने? फिर से कहना। तुमने मुझे यारम सरदार शाह को इनकार किया। अपने शोहर को कुछ ज्यादा ही खुली छूट नहीं दे दी मैंने तुम्हें। वो इसका मुंह अपनी उंगलियों से दबोचता, इसकी आंखों में अपनी गहरी आंखें डालता एक एक लफ्ज शिद्दत से चबाकर बोला था। जबड़े भींच चुके थे, बहुत मुश्किल से खुद को कुछ कहने से बाज रखा था। यारम छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। वो नम होती आंखों से इसे देख मुजाहमत करते बोली। यारम एक पल में ऐसा बेगाना हो जाता था जैसे इसे जानता ही ना हो। और ये बात इसे पर हर बार नए सिरे से अजियत देती थी। इसे हर बार नए सिरे से अजियत देती ऐसे। माय डार्लिंग, मोहब्बत देने के लिए शादी तो नहीं की तुमसे, तो मैंने अच्छी तरह याद होगा कि तुम इंतकाम की भेंट चढ़ी हो। इसने झटके से मायरा को पलटते इसकी कमर अपने साथ लगाते इसके कान में सरगोशी की। आने में इन दोनों का अक्स अजीब मंजर दिखा रहा था, जैसे किसी शिकारी ने मासूम बेजर हरनी कुछ कंजे में ले रखा हो। मुझे नहीं पसंद ये सब। वो चटक कर बोली। अच्छा तो फिर जहाँ के साथ रात को बाहर क्यों जाती थी? क्या वो मुझसे ज्यादा अच्छी कंपनी देता तुम्हें? इसकी बात मायरा के दिल पर गहरा वार कर गई थी कि वो तड़प कर रह गई थी। यारम जबान संभाल कर बात कर, पता भी है क्या बोल रहे हो? वो इसे धक्का देती चीख कर बोली, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता डियर। अगर तुम्हें ये ड्रेस पहन कर 10 मिनट में तैयार ना हुई तो ये पहनाने का फरीजा भी मैं बखुशी अंजाम दे दूंगा। वैसे भी मैं तो सब कुछ देख ही चुका हूँ। वो बगैर शर्मिंदा होते बड़ी डिटाई से बोला था कि मायरा रोने के अलावा कुछ कर भी ना सकी। किस संग दिल से दिल लगा लिया था इसने, जो इसे तड़पा तड़पा कर लफ्जों की मार मार रहा था। इसे वहीं खड़ा देख यारम इसकी तरफ बढ़ने लगा। वो तो वो मजबूरन वो डब्बा थामती वॉशरूम में घुस गई और अपनी किस्मत पर मातम की ना होने लगी। बीवी, तुम्हारे पास ज़्यादा वक्त नहीं। अगर 5 मिनट में तुम बाहर ना हुई तो यकीन जानो 6वें मिनट में मैं तुम्हारे पास अंदर मौजूद हूँगा। इसकी खतरनाक धमकी पर इसका नाजुक दिल अंदर तक लरस कर रह गया और उसने जैसे तैसे अपने लरसते हाथों से इस डब्बे में मौजूद गहरे काले रंग की साड़ी को जेब-तन किया। मगर अब ब्लाउजर की डोरियां थी कि कमबख्त बंद ही नहीं हो रही थी। हाथों की लर्जिश कुछ करने ही कहाँ दे रही थी। बाहर खड़ी स्त्रियों का जो डर था इसे। 10 मिनट बाद भी जब वो बाहर ना आई तो यारम के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ था। आखिर ये छटांग भर की लड़की चाहती क्या थी? बेवजह से ताऊ दिला रही थी। वो चाबी से वॉशरूम का दरवाज़ा अनलॉक करता अंदर दाखिल हुआ था। वो जो शीशे में देख अपना ब्लाउजर बंद करने की तगदो कर रही थी, झटके से पलटी और फटी आंखों से इसे देखने लगी। वो अपनी हालत का ख्याल आते फौरन दीवार से लगकर आंखें पट से बंद की। दिल की या ज़मीन में दफन हो जाए, इतनी शर्म का सामना करने पड़ेगा वो नहीं जानती थी। दूसरी तरफ इसे देख वो पल भर के लिए ठटक कर रुका। इसे देख कर गला एकदम सूख गया था। इसकी गुर्बत की चाह शिद्दत से होने लगी थी। वो धीमी चाल चलता इसके करीब तरीन हुआ। आंखें खोलो, वो भभरा गुस्से से धड़ा। इसे यूं झुझक कर आंखें बंद करने से जरा पसंद न आया था। वो तो इसकी आंखों में अपना अक्स देखना चाहता था और वो थी कि इसकी जान बनाने के दर पर थी। वो जो इसके जानने का गुमान कर रही थी, अपने इतने करीब से आती आवाज़ पर पट से आंखें खोले इसे हैरत से देखने लगी, जिसमें शर्म हया का कोई अंसर मौजूद ना था। तुम अंदर क्या कर रहे हो? इसे जैसे यारम की इस हरकत से सिद्धू पहुंचा गैर यकीनी से बोली, तुम्हें मैंने अंदर आने से पहले क्या कहा था? वो इसके जवाब और हैरत को नजरअंदाज करके सर्द लहजे में अपनी बात पर जोर देकर बोला। अब की बार मायरा की सारी हैरत गैर यकीनी खत्म हो गई, क्योंकि वो जानती थी वो सब के लिए लाख अच्छा बन सकता, मगर इसके लिए तो वो वही संगदिल सौदागर ही रहेगा जो इसे सिर्फ अपनी मोहब्बत के इंतकाम का मोहरा बनाकर लाया था। क्या था ना, कहा था ना वक्त पर बाहर आ जाना। मुझे इंतजार करना पसंद नहीं, मगर तुमने फिर मुझे जिद दिलाई। जानती हो मेरी कितनी अच्छी थी
मीरा कितनी अच्छी थी, कभी इसने ज़रा सी भी देर नहीं वो एकदम इसकी थोड़ी ऊंची करते इसके दिल पर वार करते बोला मकसद सिर्फ इसको मोहब्बत का मजाक उड़ाना था और ये जिताना कि मीरा की मोहब्बत इससे लाख दर्जे बेहतर थी। वो गुस्से से इसे देखने लगी। मुझे इन लोगों के बारे में जानने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं जिनसे मैं बला की नफरत करती हूँ, और इनमें तुम भी शामिल हो जिनके दिल में सीने में दिल नहीं बल्कि पत्थर मौजूद हो। वो जिता कर बोली। दिलावर ने मुस्कुराहट घनी मूंछों तले दबाई और उसके गले को हाथ से दबोचता अपने हाथ का दबाव बढ़ाया जैसे बताना चाह रहा हो कि क्या जर रही हो तुम। यारम यार, दिलावर कहाँ से आ गया। मगर वो बजाय हरासा हुई से गुस्से नींद से बोझल सुर्ख आंखों से देखती नजरें फेर गई। अरे अब मुझसे नजरें चुराओगी अपनी पहली मोहब्बत से मेरी जान, लेकिन तुम्हारी आंखें तो कुछ और ही राज अफशा कर रही हैं जिनमें मेरे लिए मोहब्बत ही मोहब्बत है। और ये दिल, वो शरीर पान से अपनी शहादत की उंगली इसकी गर्दन से सिरका कर नीचे आया और दिल के ऊपर दस्तक देते बोला। इसकी हर धड़कन पर मुझे मेरा नाम सुनाई दे रहा है। वो इसके दिल पर कान लगाते बोला। मायरा का सपाट चेहरा दहक उठा इसकी हरकत से, मगर वो इसे पीछे को झटकने की गुस्ताखी नहीं कर सकती थी, ना ही इसका दिल इसे ये इजाज़त देता था। अगर वो इसे धक्का दे भी देती तो फिर इसकी कोई गारंटी नहीं थी कि वो सही सलामत इस शेर से बचती भी या नहीं। इन धड़कनों पर मत जाओ, ये मेरा वजूद तो दो बोल के बाद से ही मेरा नहीं रहा, बगावत कर गया मुझसे, इसलिए इनके धोखे पर मत जाओ, गलत ही नतीजा मिलेगा। वो तलख लहजे में जिताकर गोए हुई और वहां से हटने लगी कि एक बार फिर वो इसकी राहें मसदूद कर गया और इसकी ब्लाउजर की लगी सिंगल गिरा भी खोल गया। मैं बात कर रहा हूँ ना, इसने अपनी मखसूस लहजे में बाबर कराया। वो लब दबा कर इसे देखने लगी। बताओ, इतनी जिल्लत देने के बाद भी कौन सी ख्वाहिश अधूरी रह गई हैं, वो भी पूरी कर लो। वो गुस्से से आते तय से बोली। अपनी सारी मेहनत को रायगा देकर इसे रोना आ गया था। इतनी मुश्किल से तो बांधी थी इसने डोरियां, छोड़ो आखिर कहाँ पूरी है दिल की सारी ख्वाहिशें। वो गहरे सांस भरते इसे एकदम पकड़ कर बोला और इसके ब्लाउजर की गिरह बांधने लगा। इसने डोरियां बांधते इसकी बरहना गर्दन पर नरमी से लप रखे। मायरा के लिए इसका ये रूप नया था। वो पूरी कप कपा उठी थी। याराम ने इसे कंधे से पलट कर अपनी तरफ किया और इसकी आंखों में अपनी मखमूर आंखें डाल बोला। जानती हो मुझे लुत्फ देता है तुम्हारा यूं मेरी कुर्बत में भीगते हुए तड़पना। वो गंभीर लहजे में बोला तो मायरा सुर्ख होते चेहरे से अपनी धड़कनें बहाल करने लगी जो इसकी सरकती रेंगती उंगलियों से अथल पथल हो रही थी। इसने अपनी लंबी लंबी सुलगती उंगलियों से इसके पेट पर दबाव डाला तो वो सिसक कर आंखें मीचती धक धक करते दिल से दीवार से सर टिका कर सांसें रोके खड़ी हो गई। इसका दिल पूरी तरह बगावत पर उतर आया था। इस तमगिर की मनमानियां सहते सहते कि वो मुजामत तक ना कर पा रही थी। दिल था कि कमबख्त हमक हमक कर इस सौदागर की कुर्बत में झलसना चाह रहा था जो आज तक किसी अजियत के सिवा कुछ न दे पाया था। बड़ी अजियतनाक हैं मेरी कुर्बतें, इनमें कोई लुत्फ, कोई मस्ती, कोई सरूर नहीं। ये सिर्फ तोड़ना जानती हैं, दुख देना जानती हैं और तपश ज़दा लहरों में झलसाती हैं और इसमें झुलसते वजूद को बस ये अजियत ही मिलती हैं और कुछ नहीं। वो इसकी तेज़ तेज़ चलती सांसों के करीब अपनी गर्दन गरम दहकती सांसें लाया। बोलो, क्या मंजूर है तुम मेरी दहकती हुई कुर्बत जिसमें सिर्फ तुम जलोगे, किनारा कोई नहीं मिलेगा। वो इसके कान के ऊपर सुलगते लब रख कर बोला, मंजूर है। वो लम्हों की कुर्बत में बहकते बेसाख्ता खुद पर से इख्तियार खोती सरगोशाना अंदाज में लब दांतों तले मेज कर गोया हुई इसकी रंजिश राजगियां अभी बहाल थी, मगर दिल बगावत कर बैठा था, सूली पर चढ़ बैठा था। तो फिर इस जालिम सौदागर की कुर्बत मुबारक हो तुम्हें, इसने सर्द लहजे में कहते इसके निचले होंठ को इसके दांतों की गिरफ्त से निकाल कर अपने दांतों की गिरफ्त में कैद कर लिया। मायरा ने तड़प कर इसकी शानों को थामा। इसे डर था कि वो ज्यादा बह कर खुद को इसके हवाले ना कर दे, मगर याराम तो जैसे बेखुद मदहोश हो चुका था। इसकी कमर को सहलाता है, इसकी लम्स की नरमी को खुद में जज़ब करता जा रहा था। इसकी जरा सी शिद्दत पर वो धक धक करते दिल से इसकी गर्दन में अपने नाखन जज़ब करके खुद को बमुश्किल खड़े रखने की कोशिश कर रही थी। पल्लू नीचे सिरक गया था। इसकी शफाफ गर्दन देख वो अपना ज़ब्त खोता जा रहा था और इस गर्दन पर अपनी मोहब्बत भरी शिद्दतों की निशानियां छोड़ता जा रहा था। फिर खुद ही इससे बाजुओं से थामता झटके से पीछे हुआ। इतनी जल्दी बाजी ठीक नहीं दिलरुबा, क्या जानती हो मेरे बारे में? क्या पता फिर कोई खेल खेल रहा हूँ मैं, तुम्हारे जज्बातों को भड़का कर राग करने की चाल चल रहा हूँ। इसकी बंद होती सांसों का ख्याल करते वो दूर हुआ तो मायरा ने गहरा सांस लेते नढाल होकर सारी इसके शाने पर रखा। मुझे पता है यार, हम अपनी मायरा को नहीं तोड़ सकता। वो आंखों में मान लिए बोली तो वो कहका लगा गया और इसकी साड़ी का पल्लू खींचते से करीब कर गया और इसके हाथ दीवार पर टिकाते इसके दिल को लहूलुहान करता बोला, गलत फहमी है तुम्हारी, क्योंकि इस दिल में सिर्फ मीरा बसी है, तुम कहीं भी नहीं। वो अपने दिल पर दस्तक देता खबासा से बोला। वो मुस्कुरा रहा था। 2 मिनट में इसका भरोसा, इसका मान तहस नहस करके इसका गुलाब सा गुलाबी चेहरा सुनहरे काले भीगे बालों में दमक रहा था। याराम इसकी दर्द भरी और आंसू से सुर्ख पड़ती इसकी आंखों में देखकर इसके जज्बातों को बड़े आराम से कत्ल करते सरापे का जायजा लेने लगा। आंखों में हजार शिकवे लिए काले रंग की साड़ी में मलबूस इसकी बर्फ जैसी रंग मजीद निखर गई थी। इसका कम सिन सा सरापा किसी की भी धड़कनें बंद कर सकता था।
اور یہاں تو سامنے اس کے حسن کو سراہنے والا کھڑا تھا، اس کا شوہر، اس کی دل و جان کا مالک، جو اس کی جان نکال دینے کے در پر تھا، اسے مسلسل اذیت میں مبتلا کر وہ نہ جانے اپنی کس حص کو دے رہا تھا۔ ایک معصوم سی نازک مسائی سی چھوئی ہوئی سی ہو کیوں آگ سے کھیر رہی ہو؟ جانتی بھی ہو میرے نزدیک تمہاری حیثیت ردی برابر بھی نہیں۔ میرے دل میں بس میرا بستی تھی اور وہی بسے گی، تم تو بس میرے دل لبھانے کا سامان ہو۔ اس کے سراپے کا مکمل جائزہ لینے کے بعد وہ اپنی آنکھوں میں خمار دیوانگی بسا کر اس کے چہرے کے گرد دونوں ہاتھ ٹھکا کر بولا۔ مائرہ نے جھٹکے سے اپنی آنسوؤں سے ٹپ ٹپ کرتی آنکھوں سمیت سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں بے یقینی سے دیکھا۔ اور کتنا گرے گا یہ شخص آخر، کتنا توڑنا چاہتا تھا وہ اسے، کتنا آزمانا چاہتا تھا کہ وہ سانس تک نہ لے پائے۔ اس کی آنکھوں میں بڑھتی سرخی اس کی دھڑکنیں بند کر رہی تھی، وہ اس کے چہرے پر جھکا ہوا تھا، مگر اس کے اتنے کرارے وار پر شرم و حیا سے اس کا چہرہ جو لال تھا ایک دم غصے سے دیکھنے لگا۔ وہ اس کی محبت کو دو کوڑی کا کرتا اپنی محبت کا اشتہار لگا رہا تھا۔ کتنا کم ظرف تھا وہ شخص جو اس کا شوہر تھا۔ اگر اتنی ہی بری لگتی اور میرے سے اتنی ہی سچی محبت تھی تو نکاح کیوں کیا مجھ سے؟ میرا سے اتنی سچی محبت تھی تو نکاح کیوں کیا مجھ سے؟ بولو کیوں کیا؟ اگر دل لبھانے کا ہی سامان ہوں تو کسی کوٹھے پر چلے جاتے، اپنے شوق پورے کرنے، میری محبت کو اتنا ارزاں کیوں کر رہے ہو؟ شور کتنا کیوں آتے ہو میرے پاس بار بار؟ وہ غصے سے چیخ اٹھی، دوسرے پال اپنی محبت اور انمول جذبات کی ناقدری پر ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ وہ زبان کو سنبھالو لڑکی، ورنہ گدی سے کھینچ لوں گا، ویسے بھی تم اسی قابل ہو۔ وہ اس کی اس اوقات یاد دلاتے بولا تو وہ ایک بلک بلک کر رونے لگی۔ اس کا اچانک زور شور سے رونے کے عمل پر یارم کا قہقہ بے ساختہ تھا، تو جیسے سب احساسات بھلا چکا تھا۔ یہاں تک تو بس اسے درد دینا، دور ہٹو مجھ سے، وہ غصے سے روتی ہوئی چلائی۔ وہ بادل نخواستہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے سیز فائز کے انداز میں پیچھے ہوا، مگر اس کی پرشوق نگاہیں اس کے سراپے خد و خال پر ہی تھی۔ وہ اسے جھٹکتے اپنے پلو سنبھالتے باہر نکلی تھی، جبکہ وہ بھی اسے جلانے کے لیے مسکراتے ہوئے پیچھے ہی اس کے باہر نکلا تھا۔ مائرہ ہچکولے لیتے وجود کے ساتھ باہر آتے دیکھتے تیش و غم شکوے کی ملی جلی کیفیت سے اسے دیکھتی نفرت سے لب اپنی ہتھیلی پر رگڑ کر صاف کرنے لگی، جیسے اس کے ظالم اور کراہیت آمیز لمس کو اپنے وجود سے ہٹا دینا چاہتی ہو۔ اس کی اس حرکت کو یارم نے دیوار سے ٹیک لگاتے دلچسپی سے دیکھا۔ میں ہی پاگل ہوں جو تم سے محبت کر بیٹھی، کیا جانتی تھی کہ ایک سمے دل پتھر سے سر ٹکرا رہی ہوں؟ ارے تم تو وہ کانٹے ہو جسے چھو کر صرف خود کو ہی زخم پہنچا سکتے ہیں، کبھی پیار نہیں پا سکتے۔ آئندہ میرے قریب مت آنا، بالکل بھی۔ میں تو دوسری عورت ہوں نا جسے تمہارا محض کاغذی حصہ ہے۔ محبت تو تمہاری میرا ہے جو تمہیں چھوڑ پتہ نہیں کہاں بھاگ گئی ہے۔ وہ پھاڑ کھانے کے انداز میں اس پر چیخی۔ اس کی بات پر یارم کا ہاتھ بے ساختہ اٹھا تھا اور اس کے منہ پر چھاپ چھوڑتا چلا گیا۔ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ پاگلوں کی طرح ہنس دی۔ غصہ آیا؟ یہی حقیقت ہے یارم سردار شاہ، تمہاری محبت تمہیں دھوکہ دے کر کسی اشنا کے ساتھ بھاگ گئی۔ اسے خونخوار سرخ آنکھوں سے دیکھتی ایک دم آگے بڑھ کر اس کے سینے پر دستک دیتی، اسے سنا کر وہ وہاں سے روتی ہوئی باہر پڑ گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ پارٹی میں موجود تھے۔ یہ نہایت اپر کلاس پارٹی تھی جہاں لڑکیاں کافی بورڈ ڈریسنگ میں موجود تھیں۔ اس حال میں اسے اپنا آپ وہاں کافی انفٹ محسوس ہو رہا تھا۔ اسے تھوڑی دیر پہلے کا منظر یاد آیا جب اس نے پارٹی میں جانے سے انکار کر دیا تھا، مگر یارم اسے یہاں لا کر ہی مانا تھا۔ جس کام سے وہ اسے منع کرتی تھی وہ کام کرنا یارم پر فرض ہو جاتا تھا۔ اب بھی ایسے ہی ہوا تھا۔ کچھ دیر کے بعد ہی یارم منظر عام سے غائب ہو گیا تھا۔ اپنی باقی بزنس پارٹنر کے ساتھ اسے باقی غیر مردوں کی چبھتی ہوئی نظریں اپنے جسم کے آر پار ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ شدید کوفت کا شکار تھی کہ آخر کب یارم آئے اور وہ اسے واپس جانے کے لیے کہے، لیکن اس کا تو کوئی نام و نشان ہی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس لیے وہ اندر سے خوف کا بھی شکار تھی، کیونکہ ایک دو آوارہ لڑکے آ کر پہلے بھی اسے ڈانس کی فرمائش کر چکے تھے، جن سے وہ جان بچا کر بھاگ گئی تھی، مگر وہ کب تک چھپتی پھرتی اچھی۔ ابھی وہ یارم کو تلاشی کر رہی تھی کہ پیچھے سے اس کے کندھے پر کسی نے دستک دیتے ہاتھ رکھا تو وہ چونک کر پلٹی اور ڈر کے مارے اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ چہرہ پسینے سے تر ہوا تھا اور آنکھیں خوف و ہراس سے پھیل گئی تھیں۔ اپنے پیچھے جہاں کو موجود دیکھ کے اس نے سانس میں سانس آئی تھی اور اس نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا تھا کہ وہاں جہاں تھا کوئی اور نہیں۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے گہرے گہرے سانس لیتی اپنی سانسیں درست کرنے لگی تھی، جو خوف کے باعث بہت تیز ہو گئی تھی۔ مائرہ، یہ میں ہوں یہاں، کیا ہو گیا؟ تم اتنی ڈری ہوئی کیوں ہو؟ کیا کسی نے کچھ کہا ہے یا پھر یارم نے کچھ کہا ہے؟ اور یہ یارم ہے کہاں؟ تمہیں اس حال میں چھوڑ کر کہاں گم ہے یہ غیر ذمہ دار لڑکے؟ اس نے غصے سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے یارم کو تلاش کرتے ہوئے پوچھا، جبکہ مائرہ کی جان پر بن آئی تھی۔ جہاں کے تفتیشی انداز پر اسے بھنک بھی لگ جاتی تو وہ کبھی بھی چپ نہ رہ پاتا اور یقیناً عفاف کو یارم کی ہر ایک غلطی کا بتا دیتا، اور یہی تو وہ نہیں چاہتی تھی۔ وہ اپنی آنی سے بہت پیار کرتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ انہیں یارم کے بارے میں کوئی بھی خبر ملے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر عفاف یارم کی حقیقت جان جاتی تو وہ کبھی بھی ان دونوں کو ایک ساتھ نہ رہنے دیتی، بلکہ یارم کو اپنا بیٹا ہونے کے باوجود کڑی سے کڑی سزا دیتی اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے حق میں ایسا فیصلہ کر دیتی جو یاروں کے لیے دعا مرزا بن جاتا۔
ماہرہ اپنی محبت کے ہاتھوں بھی مجبور ہوتی یہ سب برداشت کر رہی تھی، اس لیے فوراً سے جہاں کو صفائی دیتے ہوئے بولی، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے بڑی، وہ یہیں کہیں ہوگا، بھلا وہ مجھے اکیلے چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں؟ اس نے اپنے بال کانوں کے پیچھے اڑھیستے ہوئے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ جب جہاں نے بڑے غور سے دیکھا تھا، ماہرہ ادھر دیکھو میری طرف، تم کب سے نظریں چرا کر مجھ سے جھوٹ بولنے لگی ہو؟ جہاں نے فوراً سے پہلے اس کا جھوٹ پکڑا تھا اور اس سے اپنی طرف دیکھنے کہا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ جھوٹ بولنے میں کتنی ماہر ہو چکی ہیں، لیکن آگے بھی اس کا بڑا بھائی تھا، اس کا سچ اور جھوٹ پہچان ہی جاتا تھا۔ نہیں میرے یقین کریں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس نے پھر سے اپنی بات دہرائی، مگر یہ کہتے ہوئے اس کی پلکیں لرزی ضرور تھی۔ وہ بات کر رہی تھی کہ جہاں کی نگاہ اس کی کلائیوں سے سرکی ہوئی چوڑیوں پر پڑی، جہاں لال نشان تھے۔ اس نے فوراً اس کی کلائی تھام کر اس نے سامنے کی، تو پھر یہ کیا ہے؟ بتانا پسند کرو گے یہ نشانات کس چیز کے ہیں؟ اب یہ مت کہنا کہ چوڑیوں کے ہیں، کیونکہ صرف صاف ظاہر ہے یہ کسی کی ظالمانہ گرفت کی نشاندہی ہیں۔ جہاں نے غصے سے دانت پیستے ہوئے ماہرہ کو دیکھتے ہوئے کہا، جو اس کے جھوٹ پر پردہ ڈال رہی تھی اور خود پر ظلم برداشت کر رہی تھی۔ جہاں کو یہ بات ایک آنکھ نہ بھائی تھی، بھلا وہ کیوں اس کا ظلم و ستم چپ چاپ سہن کر رہی تھی؟ صرف اس لیے کہ وہ اسے محبت کرتی تھی؟ کیا اس کی محبت نے یارم کو اتنا اختیار دے دیا تھا کہ وہ اس پر جیسے چاہے مرضی روب جھاڑ سکتا ہے، اس کے ساتھ جیسا چاہے مرضی ناروا سلوک کرتا اور وہ چپ چاپ لبسیے سہتی رہتی؟ اس کی بات پر وہ شرمندگی سے سر جھکائے زمین کو ٹکر ٹکر دیکھنے لگی۔ اب صفائی میں کچھ کہنے کو نہ بچا تھا، کیونکہ اس کی آنکھیں برسنے کے لیے تیار تھیں۔ جہاں نے اس کی برستی آنکھوں کو دیکھ کر بمشکل اپنا غصہ پیا تھا اور گہرا سانس لے کر اسے گھورنے لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ اور شخص سناتا تو اس کی نظر سامنے یارم پر پڑی تھی، جو اپنی باہوں میں کسی لڑکے کو لیے کھڑا تھا۔ اس کے ضبط کی انتہا ہو گئی تھی اور اس نے ماہرہ کو جھنجھوڑا اور غصے سے بولا، وہ دیکھو اپنے یارم کو، جو تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا تھا، اب دوسری لڑکی کو اپنی باہوں میں لیے کھڑا ہے۔ یہی ہے تمہاری محبت؟ یہ رکھے گا تمہارا خیال جسے تمہاری پرواہ تک نہیں ہے کہ تم کہاں ہو، کیسی ہو؟ وہ دوسری لڑکیوں کو اپنی باہوں میں لیے گھوم رہا ہے، اس کو تو آج خیر نہیں میرے ہاتھوں۔ وہ غصے سے کہتے ہوئے اس کو پیٹنے کے ارادے سے آگے بڑھنے لگا تھا، جس پر ماہرہ نے بڑی مشکل سے اس کے بازو میں ہاتھ ڈال کر اسے روکا تھا اور نفی میں سر ہلایا تھا۔ وہ یہاں کوئی تماشا نہیں چاہتی تھی۔ ماہرہ تم ابھی بھی مجھے روک رہی ہو؟ اس کی اتنی غلطیاں نظر انداز کرنے کے باوجود بھی آخر کس مٹی کی بنی تھی یہ لڑکی؟ وہ اس کو غصے سے گھورتے ہوئے بولا تو ماہرہ کچھ کہہ نہ پائی۔ ابھی وہ دونوں وہیں کھڑے تھے کہ ایک لڑکا جہاں کے پاس آتا وہ بولا، آپ کو کوئی باہر بلا رہا ہے۔ اس کی بات پر جہاں نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، بھلا اسے کون بلا سکتا تھا؟ پھر بھی وہ کسی احساس کے تحت ماہرہ کو وہیں کھڑے رہنے کا کہہ کے خود باہر کی طرف گیا۔ اتنی دیر تک ایک ویٹر ماہرہ کے پاس آیا اور اس نے کولڈ ڈرنک اٹھا لی اور اپنے سوکھے لبوں سے لگائی، جو جہاں کا جواب دیتے دیتے خشک پڑ چکے تھے۔ مگر کچھ ہی گھونٹ لینے کے بعد اس کا سر بری طرح چکرانے لگا تھا، کسی دھندلا نظر آنے لگا تھا۔ وہ چکراتے ہوئے سر کے ساتھ راہداری کی طرف چلنے لگی۔ وہ واش روم جا کر اپنے آپ کو فریش کرنا چاہتی تھی۔ دوسری طرف جس ویٹر نے اسے ڈرنک لا کر دی تھی، اس نے ایک لڑکے کو کام ہو جانے کا اشارہ کیا، جو مدہوش ہوتی ماہرہ کے پیچھے ہی لپکتا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، اس لڑکے نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا تھا اور ایک کمرے کی طرف لے جانے لگا تھا۔ چھوڑو مجھے، کون ہو تم اور کہاں لے کر جا رہے ہو مجھے؟ ماہرہ نے اپنے چکراتے ہوئے سر کو سنبھالتے اپنی بند ہوتی آنکھیں کھولتے ہوئے پوچھا۔ نشہ اس کے سر چڑھ کر بولنے لگا تھا، مگر عزت کا خوف اسے آنکھیں بند کرنے سے روک رہا تھا۔ وہ جانتی تھی اگر وہ اس لڑکے کے ہاتھ لگ گئی تو اپنی عزت گنوا دے گی، آخر وہ پھر سب کو کیا منہ دکھائے گی؟ اس سے پہلے کہ وہ اسے اپنی نازک لرزتے ہوئے ہاتھوں سے دھکا دے کر بھاگتی، اس لڑکے نے اس کی ساڑی کا پلو کھینچا تھا، جس پر وہ جھٹکے سے اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ اس کے بال لہرا کر لڑکے کے منہ پر لگے تھے، جس سے اس لڑکے کے منہ پر کمینی سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ اسے اپنی گود میں بھرتے ہوئے اس لالچی نظروں سے دیکھتا اپنا منتخب کردہ روم میں لے کر گیا اور اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ قسمت دور کھڑی اس کھیل کو دیکھ ماتم کنا تھی۔ نیم بے ہوشی میں بھی ہچکیوں سے لے رہی تھی، میں کہاں ہوں؟ آپ کون ہیں؟ مجھے میری یارم کے پاس جانا ہے۔ وہ اپنی ٹانگیں بچوں کی طرح جھلاتی بہکی بہکی باتیں کرنے لگی تھی۔ سب فراموش ہو چکا تھا کہ کون اسے یہاں کس گندے ارادے سے لایا تھا۔ نشے اس کے سر چڑھ گیا تھا اور اب وہ بہکی بہکی باتیں کرنے لگی تھی۔ یارم جو ماہرہ کو جلانے کے لیے لڑکیوں کے ساتھ پھر رہا تھا، ایک دم اس کے منظر عام سے غائب ہونے پر گھبرا سا گیا تھا۔ یہ کہاں چلی گئی؟ ابھی تو یہی تھی۔ اس نے پریشانی سے سارا حال چھانتے ہوئے خود سے کہا۔ ابھی سے اپنا فیصلہ بالکل غلط لگ رہا تھا، اسے واقعی ماہرہ کو یہاں نہیں لانا چاہیے تھا۔ وہ آخر کیوں اپنی ضد میں اس کے ساتھ غلط کر جایا کرتا تھا اور بعد میں خود ہی پچھتاوا ہوتا تھا۔ اب بھی وہ یہاں وہاں اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ جب اس نے ویٹر کو کہتے سنا، یار کیا مست مال لگ رہی تھی وہ بلیک ساڑی والی لڑکی۔ قیامت ہی قیامت! ابھی ایک لڑکا اسے نشے کی گولی دے کر روم نمبر 512 میں لے کر گیا ہے، اس پر ہاتھ صاف کرنے۔ مجھے یقین ہے وہ جلد فارغ ہو گیا تو ہمیں ہاتھ صاف کرنے کا موقع ضرور ملے گا۔ وہ ہاتھ ملتے غلاظت سے رال ٹپکاتے بولا تو یارم کے جسم میں اپنی بیوی کے خلاف اتنی شرمناک باتیں سن کر شعلے بھڑکنے لگے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ ان کا منہ توڑتا، یارم ٹھٹک کر رکا اور روم نمبر 512 کی طرف بھاگا، جہاں اس کی عزت نیلام ہونے کے در پر تھی۔ اس کا سانس بری طرح پھول چکا تھا۔ آخر وہ وہاں پہنچ ہی گیا تھا اور تیزی سے دروازہ دھڑم دھڑم کرنے لگا۔
वो शख्स जो अभी मायरा पर झुका ही था बुरी तरह बदमज़ा होते पीछे हुआ था। आखिर कौन सी क़यामत आ गई, तमीज़ नहीं कि किसी के दरवाजे पर नॉक नहीं करते। वो शख्स गालियाँ बकता हुआ दरवाज़ा खोलने आया। जैसे ही इसने दरवाज़ा खोला, यारम ने आओ देखा न ताओ एक ज़ोरदार मुक्का इसके मुँह पर चढ़ा था, जिस पर वो उलट कर औंधे मुँह पीछे गिरा था। ए कौन हो तुम और मुझे क्यों मार रहे हो? मेरी बीवी को यहाँ लाकर पूछता है कि मार क्यों रहा हूँ मैं तुझे? वो इसके ऊपर बैठकर बुरी तरह धकते हुए बोला कि वो लहूलुहान हो गया। इसकी नज़र मायरा पर गई जो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, और मारो इसे यारम मेरे हीरो और मारो डशम 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 चटनी बना दो इसकी। इसने हर्ट किया मुझे। वो बेड पर ऊंधे मुंह लेटकर हथेलियों पर चेहरा टिकाए जोर से चिल्लाती इसे बूस्ट अप कर रही थी, जैसे वो रिलैक्सिंग रेसलिंग कर रहा हो। इसकी सरकत पर यारम ने घूरते हुए इसे देखा। शानों से लड़कते ब्लैक साड़ी के पल्लू ने इसका गहरा गला काफी हद तक नुमाया कर दिया था। ऊपर से नंगे पाँव हवा में लहराती अजीब बेढंगे अंदाज में लेटी थी, जिसकी वजह से साड़ी सरक कर पिंडलियों तक आ गई थी। बिखरे काले स्याह बाल वाली इसकी ये बीवी होश हवास से गाफिल लग रही, तभी तो इतनी जुर्रत से किसी गैर महरम के सामने ऐसे बेढंगे बेबाक अंदाज में पड़ी थी। पर मुकाबिले की आंखों में लहू उतर आया था। ये सब देखते हाथों की मुठ्ठियां भीजते से ना सिर्फ फूले बाजुओं की रगें फूल चुकी थी, बल्कि माथे पर कितनी सलबटे नमूदार होती दिमाग की नसें उभर आई थी। वो एकदम झटके से इस अधमुए शख्स के ऊपर से उठा और तन-फन करते नशे में डोलती अपनी बीवी के पास गया। एक हाथ से मायरा की थोड़ी दबोच कर इसका लाल लिपस्टिक से रंगीन मुंह अपने करीब किए, जहाँ इसकी गर्दन के करीब चंद खराशें नजर आ रही थी जो यकीनन छीने झपटी में लगी होंगी, और पल्लू सरकने की वजह से इसका गला काफी हद तक उरिया हो रहा था। इस सब का जिम्मेदार भी वो खुद ही था, जिसने ऐसी साड़ी लाकर इसे दी थी। शदीद नागवारियत की एक लहर यारम के वजूद में दौड़ गई थी, जबकि इसकी थोड़ी दबोचने पर मायरा ने कराह कर अपनी मौंदी आंखें खोली और सामने धुंधला सा यारम का अक्स देखते वो खिलखिला उठी। यारम यारम हा हा खिलखिलाते हुए वो कहती। दूसरे ही पल अपना हाथ लहरा कर एक और करारा थप्पड़ डेले हाथ का इसके चेहरे पर मार चुकी थी, जिस पर यारम का चेहरा गुस्से की जाती शिद्दत से सुर्ख हुआ था। तुम नहीं हो ना यारम, तुम मेरे यारम नहीं हो ना। वो अपनी लड़खड़ाती आवाज़ में हंसती हुई इसके चेहरे को हाथ से महसूस करती, यकीन दहानी करती कि वो हकीकत है या माज इसकी नसलों का धोखा। प्यार करते हुए इसे वो मासूमियत से एक तरफ सर गिराते होंठ लाड की सूरत में बाहर निकालती इसे पूछ गई थी, और यारम को तो अपना दिल इसकी सदा पर इस कदमों तले लूटता हुआ महसूस हुआ था। इसने एकदम थूक निकला, गले में गिल्टी उभर कर मासूम हुई थी। इसने अपने सवाल पर काफी देर खामोश पाकर मायरा का चेहरा गुस्से से सूज कर फूल चुका था। तुम एक नंबर के कमीने इंसान हो, तुम उल्लू के पट्टे हो, तुम पागल हो, यू इडियट। प्यार नहीं करते ना मुझसे, आई हैट यू। लड़क कर नीचे बैठती हुई चली गई और अजीब बहके लहजे में इसे गालियों से भी नवाज रही थी, यकीनन जो कि इसे सामने पाकर तो कभी ये जुर्रत अंजाम नहीं दे सकती थी। पर होश में ना होते वो अपने दिल की सारी भड़ास निकाल रही थी। कोई प्यार नहीं करता मुझसे, तुम भी इससे दो नंबरी मीरा खीरा से प्यार करते। वो ऊंची आवाज में रोती मीरा मनहूस का नाम बिगाड़ी थी, इस पर चिल्लाकर बोली, जिस पर वो आंखें फाड़ कर इसे देखने लगा कि क्या ये वाकई होश में थी या बेहोशी में यूं इसे बेइज्जत कर रही थी। इसकी समझ से बाहर था। साथ वाले रूम में चलो। एक झटके से मायरा के लड़खड़ते बाजू को जकड़ कर अपनी तरफ खींचते इसकी नेट की ब्लैक आस्तीन को फाड़ने का बाइस बना था, मगर जल्दी से पकड़कर घसीटकर बाई लाता अपने मुंतखब करदा रूम की तरफ धकेल चुका था। दरवाज़ा बंद करते इससे बाद में सेट करने का सोचते दोबारा इस लड़के के कमरे में गया जो भागने के चक्करों में था, पर इससे पहले सीने पर हाथ रखकर यारम इसे पीछे धकेला चुका था। भागता किधर है साले, वो अपने मखसूस सर्दिलेजे में गोया होता। अब रूह चुकाकर इसकी सिमत बढ़ा, तेरा इलाज तो मैं करता हूँ। वो जो राह फरार तलाश कर रहा था, पर इसके समझने से पहले ही आगे बढ़ते इस लड़के को हवास बाख्ता देखकर दर मुंह पर मुक्के मारने शुरू कर दिए। वो जो पहले ही लहूलुहान था, अब तो इसका सर भी फट चुका था। शट अब छोड़ो मुझे, बेरहम इंसान। अचानक इस हमले पर इस लड़के की चीखें बुलंद हुई। पहले तो तू भी तो बेरहम बना किसी की तार तार कर देने के दर पर था, तो फिर भला अब मैं क्यों तुझ पर रहम करूं? इसके चेहरा बालों से दबोचता अपने सामने कर गया जो लहू टपका रहा था। मैं बेकसूर हूं, मैंने कोई नजर नहीं रखी तुम्हारी बीवी पर। वो तो ये खुद मेरे करीब आई थी और मुझे डांस की ऑफर की। मैंने मना किया तो ज़बरदस्ती करने लगी, और ये खुद मेरे गले लगी, तो फिर मैं भी मर दूँ? आखिर कब तक सब्र करता? वो गुस्से से चीखते, पर इसकी बात मुकम्मल होने से पहले यारम की लात इसके मुंह पर पड़ी। खबरदार, एक भी लफ्ज़ मेरी इज्जत के बारे में गलत बोलने की कोशिश की तो तेरी जबान गद्दी से खींच कर तेरे गले से लटका दूंगा, और अगर आइंदा कहीं भी दिखा तो कुत्तों को टुकड़े डाल दूंगा तेरे। इसका मुंह मुट्ठी में दबोचते हुए इसने झटके से इसे खड़ा किया और इसे जोरदार थप्पड़ इसके गाल पर मारते हुए इसे दरवाजे की तरफ धकेल दिया और बाहर ले जाता हुआ सुनसान जगह पर फेंक गया। इसका गुस्सा किसी तौर पर ठंडा ना हो रहा था। ऊपर से मायरा की बिखरी हालत बार बार इसके लहू रंग आंखों के आगे आती इसका इम्तहान लेने के दर पर थी। वो ये सोच ही से पागल कर रही थी कि इसकी बीवी को ऐसी हालत में किसी गैर मर्द ने इतने नज़दीक से देखा। इसका दिमाग फट रहा था, एक लावा उभर रहा था इसके अंदर जो बहुत जल्द मायरा पर अंडेलने वाला था। इसके कदम तेजी से दोबारा होटल के अंदर बढ़े थे, जिसके कमरे में वो मायरा को कैद करके आया था। दूसरी तरफ इब्राहिम के वॉशरूम में जाने के बाद वो ये सोच रही थी कि यकीनन अब
तक वो कपड़े उतार चुका होगा जिनमें चाबी थी। अब वो अंदर जा सकती थी क्योंकि उसने अच्छी तरह सुना था इब्राहिम ने अंदर से दरवाज़ा लॉक नहीं किया था और यकीनन कपड़े दरवाजे के पास ही होंगे। अपने प्लान के ताने बाने बुनती अंदर की तरफ कदम बढ़ाने लगी। इसने आंखें मीचते बगैर आवाज़ पैदा की। दरवाज़ा हल्का सा खोला। अंदर देखने की हिम्मत वो नहीं कर सकती थी, इसलिए नीचे ही नज़रें दौड़ाने लगी कि कपड़े शायद नीचे ही गिरे पड़े मिल जाएं। क्या मासूमियत थी। कपड़े नीचे ना पाकर इसने गहरा सांस भरा और थूक निकलते अपने आप को तैयार करते अंदर कदम रखा। शावर से पानी गिरने की आवाज़ इसे साफ सुनाई दे रही थी। वॉशरूम काफ़ी बड़ा था और शावर तो काफ़ी आगे था। यकीनन दरवाजे के पीछे लगे हुक पर इसे कपड़े मिल जाएंगे। इसने दिल को तसल्ली देते और अंदर आते दरवाजे के पीछे देखा जहाँ इसे कपड़े वाकई मिल गए थे, जिन्हें देखकर इसकी कांच सी आंखों में चमक उभरी थी कुछ पा लेने की। इससे पहले कि वो कपड़ों तक हाथ बढ़ाती इसकी चीख बेसाख्त थी क्यों कमर में हाथ डालकर किसी ने इसे पल में खींचा शावर के नीचे घसीटा था। वो जो अभी बाथ लेकर बाथरूम से निकलने ही लगा था, वॉशरूम का दरवाज़ा हल्के से खुलता देख पीछे हुआ था और अंदर नाजुक कलाई बरामद होते देख इसे इब्राहिम ने इस लड़की की हिम्मत को दाद दी थी जो दरवाजे पर हाथ मारती इसकी शायद कपड़े तलाश कर रही थी। इसे हंसी तो बहुत आई जो वो लब दांतों तले मेजते दबा गया था और शावर दोबारा आने की इसके आगे की कार्रवाई देखने लगा। जो अब आंखें बंद करके अंदर दाखिल हो गई थी। शेर की कछार में इसने तौलिया तो पहले ही लपेट रखा था मगर कपड़े पहनने बाकी थी। इसको देखकर अपना दिल बेईमान होता महसूस हुआ तो एक सोच के आते इसने आयला को शावर तले घसीट लिया था। अपने ऊपर पानी की बौछार पड़ती इसने हड़बड़ा कर आंखें खोली थी जहाँ इब्राहिम बालों में हाथ फेरकर नमी जज़ब कर रहा था कि इस हालत में आयला जैसी बोल्ड लड़की भी बुखला गई थी। इसका शर्म से लाल होता चेहरा देखते वो कहका लगा उठा था, अरे मेरे साथ ही बात लेना था तो पहले ही बता दिया होता। बाहों में उठा कर तुम्हें आखिर फर्स्ट वेडिंग नाइट पर साथ बात लेने का मज़ा ही कुछ और होता है। इसके गले की तरफ हाथ बढ़ाता वो दांतों का कोना लबों तले मैचते भी बाग लेजे में कहता इसके कानों से धुआं निकाल गया था। याराम जैसे ही इस लड़के को अच्छी तरह सबक सिखाकर वापस इस कमरे में आया जहाँ वो मायरा को बंद करके गया था, मगर जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ तो कमरा खाली इसका मुंह चिढ़ा रहा था। अब ये बददिमाग लड़की कहाँ चल गई। इस हालत में किसने सर पर हाथ मारते हुए कहा। गुस्से की शदीद लहर इसके जिस्म में उठी थी जो पूरे तन बदन में फैल गई थी। इससे पहले कि वो इसको ढूंढने के लिए बाहर की तरफ बढ़ता वॉशरूम के बंद दरवाजे के पीछे से गुनगुनाने की आवाज़ आई और साथ ही शावर के खुलने की भी। इसे लम्हा लगा समझने में कि दरवाजे के पीछे कोई और नहीं बल्कि इसकी बददिमाग बीवी जिस हालत में पता नहीं क्या करने का सोच रही थी। वो फौरन भारी कदम उठाता वॉशरूम की तरफ बढ़ा और दरवाज़ा खटखटाने लगा। मायरा मेरी आवाज़ सुन रही हो, दरवाज़ा खोलो। फौरन वो दरवाज़ा जोर से धड़ाते दांत पीसते हुए बोला मगर वो हैनमस गाना गा रही थी। जैसे इस पर यारम के गुस्से का कोई असर नहीं हुआ हो। इस पर यह बात यारम को और तैश दिला रही थी। ना खोलो तो वो दरवाजे के साथ जोड़ते हुए बहके हुए लहजे में बोली तो यारम बड़ी जब्त से अपना गुस्सा पीकर रह गया। कूल डाउन यारम, वो नशे में है। आई एम श्योर जब वो होश में आएगी तो ज़रूर पछताएगी। इसने अपने आप को ठंडा रखते हुए दोबारा इससे मुखातिब होते हुए कहा, मायरा मेरी जान देखो तो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अब इसने अपनी टेक्निक बदली थी और इसे अपनी जाल में फंसाना चाहता ताकि वो बाहर आ जाए। इधर से ही दिखा दो, मुझे सब पता चल जाएगा। वो वैसे भी मैं जानती हूँ अगर मैं बाहर आई तो मुझे खा जाओगे, मुझे अच्छी तरह पता है। वो फिर से इसके ज़ब्त आजमाते हुए बोली तो वो दरवाज़ा पीट कर रह गया। वो थी कि चिकनी मछली की तरह हाथ से फिसलती चली जा रही थी। आखिर वो भी शिद्दत से फट पड़ा था। भाड़ में गया दिखावा। मायरा अब तुमने दरवाज़ा ना खोलो तो मैं दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाऊँगा और तुम्हें अच्छी तरह जानती हो कि जो मैं कहता हूँ मैं लाजमी करता हूँ। इसलिए अगर अपनी खैर चाहती हो तो खुद दरवाज़ा खोलकर बाहर आ जाओ। अगर मेरे 3 गिनने तक दरवाज़ा ना खोलो तो मैं दरवाज़ा तोड़ दूँगा। मगर गरा बोला तो अंदर दरवाजे के साथ लगी मायरा के जिस्म में कब की तारी हो गई। वो तो इसे अच्छी तरह जानती थी कि जो वो कह रहा है कर गुजरेगा। अगर वो होश में होती तो कभी भी ऐसी गुस्ताखी करने की जुर्रत ना करती। 1 2 3 3 तक गिनते जैसे ही वो दरवाजे को धक्का मारने के लिए आगे बढ़ा, क्लिक की आवाज़ से वॉशरूम का दरवाज़ा खुला था। जैसे ही इसने दरवाज़ा को धकेला आगे, मायरा आंखें बंद किए लरजती हुई पलकों को जंबीश देती, कपकपाते सुर्ख लबों पर जबान फेरती, पानी के कतरों को समेटती भीगी साड़ी में खड़ी आराम की सांसें अच्छी खासी तंग कर गई थी। इसके हलक में जैसे एकदम कांटे उगाए थे। वो इसके लिए एक इंतहाई मुश्किल इम्तहान में खड़ी थी जिससे वो अब तक अनजान थी। जैसे ही यारम ने इसका हाथ पकड़ते हुए झटके से बाहर निकाला तो एकदम लड़खड़ाती हुई इसके सीने से टकराई थी। इसका भीगा सरापा यारम की सांसें मुंतशिर कर गया था। ये क्या हालत बना रखी है तुमने, क्या वजह जान सकता हूँ मैं। और अपनी हालत पर काबू पाता इस खुमार से भरी सुर्ख आंखों से देखता गुस्से से दरियाफ्त कर गया। इसकी बात पर वो खिलखिला कर हंसी। तुम वो गुस्से से भरा इसे वार्न करने लगा, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल करता मायरा ने झूमते हुए फिर से गुनगुनाना शुरू किया। जरा सा झूम लूँ मैं, अरे ना रे ना रे ना। वो इसकी गर्दन से लटकते हुए बोली तो आंखें फाड़ते हुए इसकी हरकतों को देखने लगा। जरा सा घूम लूँ मैं, अरे ना रे ना रे ना। वो इसे धक्का देते हुए बेड पर गिरा कर बोली, आ तुझे चूम लूँ मैं। वो इसके ऊपर गिरती इसकी टाई खींच कर अपने लबों के करीब करती बोली तो वो अपनी सांस तक रोक गया और आंखें बंद की जैसे वो सच में अपने कहे पर अमल करने लगी है। मगर आगे से इसके गाने के बोलों से इसकी खुशफहमियों पर पानी फेर गया। अरे ना रे बाबा ना। वो इसकी हालत पर कहका लगाती बोली जिस पर वो दांत पीस कर रह गया। बाहर से जितनी मासूम थी अंदर से इतनी पूरी थी इसकी बीवी। हाँ हाँ, तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हें किस करने लगी हूँ।
वो एक बार फिर हंसती हुई बोली तो इसके सब्र का पैमाना लबरेज हुआ था। कब से वो इसको जज कर रही थी, मगर अब यारम की बारीकी से झटके से मायरा को पलटकर बेड पर अपने नीचे किया और खुद इसके ऊपर आता इसके दोनों बाजू पकड़कर बेड के साथ लगा गया। रब्बा मेरे मैनू बचा। वो इसे अपने ऊपर हावी होता देखकर चीख कर बोली थी, जबकि यारम ने फौरन इसके लबों को कफन लगाया था और अपनी शिद्दतें इसके अंदर मुंतकिल करने लगा था। यहाँ तक कि मायरा का सांस लेने तो भर हो गया और वो इसे थक हार के धक्का देते हुए पीछे हटाने की कोशिश करने लगी, मगर भला वो इस जैसे सांड को पीछे कैसे हटा सकती थी, नाजुक सी जान जिसने खुद ही आप बैल मुझे मार कह कर अपने आप को मुसीबत में डाला था। नशा इसने किया था, मगर यारम तो इसकी कुर्बत में बिन पिए ही बहक रहा था। वो पीछे हटा तो मायरा को सांस आई थी। गंदे मुशडंडे, ये क्या किया, मेरी सांस रोक दिया, गंदे इंसान, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। मायरा ने भी सीधा टांग से निशाने पर वार किया था कि वो बुलबुला कर रह गए थे, सांस हलक में ही अटक गई थी। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ तुम्हारे साथ। ये सब करने के लिए मुझे तुमने ही उकसाया था। वो ज़बरदस्ती वो इसका भीगा पल्लू खींचते हुए बोला और इसकी सफ़ेद शफाफ गर्दन पर अपने सुलगते लब रखते इसकी जान पर बना गया और अपनी शिद्दत की निशानी जा बजा इसके वजूद पर गाड़ता चला गया। इंतहा ये थी कि वो सिसक कर रह गई। मुझे दर्द हो रहा है। मायरा की आंख से आंसू बेलगाम होते कोने से बहकर गिरबान में जज़ब होते चले गए, मगर यारम को इस पर कोई रहम नहीं आया। सारी रात यारम ने मायरा को अजियत के शिकार बनाए रखा, यहाँ तक कि सुबह हो गई। जैसे ही मायरा ने होश की दुनिया में कदम रखा वो झटके से उठ बैठी, मगर अपने पूर में शिद्दत से दर्द उठा महसूस कर वो करहा कर रह गई। ये मैं कहाँ हूँ, इसने एकदम अपनी हालत देखते कहा, और फिर धुंधली यादें इसके ज़हन में ताज़ा होने लगी और एक एक करते मंजर कुछ धुंधला ही सही मगर इसके ज़हन के पर्दों में ताज़ा होते चले गए, जिस पर वो फुट फुट कर रो गई। आखिर मेरी खता क्या थी अब जो मुझे ये सजा दी तुमने? मैं तो तुम्हारी जिद पर यहाँ आई थी ना, फिर ये सब क्यों किया मेरे साथ? इसकी बात पर यारम घनी मूंछों तले मुस्कुराहट दबाकर अपनी कोहनी के बल लेटता हुआ इसे गौर से तकने लगा, जहाँ वो हाथों में चेहरा छुपाए रोते हुए होले होले काँप रही थी। ऐसा क्या हुआ जिस पर तुमने ये नाटक शुरू कर दिए हैं? वो गुस्से से कहता हुआ अपने चौड़े बाजू इसकी कमर में डालता, इसे ऊपर गिराते, सीने से लगाते, इसकी नातवां वजूद अपने सीने पर मुंतकिल करते, इसकी आंखों में अपनी गहरी आंखें डाल दरियाफ्त कर गया, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मायरा अचानक इसके अफ्तार पर खौफ से उछल पड़ी और ऊपर से इसका सख्त वसीला लहजा वो डर गई थी बुरी तरह। क्या पता नहीं वो इसके साथ क्या करने का इरादा रखता है। इसे जहाँ को तमाम सच्चाई से आगाह कर देना चाहिए था। इसने एकदम शिद्दत से पछतावा वो बकौर पल पल बदलते तासुर देख रहा था, जिससे वो जानना चाह रहा हो कि इसके ज़हन में क्या सोच आ रही, क्यों रो रही हो जबकि तुम जानती हो कि ये तुम्हारे किए की सजा थी। इसने गुस्से से सुलगती इसकी थोड़ी दबोचती इससे पूछा, आखिर हर बार खुद रुलाकर वजह क्यों पूछते? वो गुस्से से बोलती नढाल से इसका सार तोड़ने लगी। हाँ मैं वजह बनता हूँ, हर वजह तुम्हारे आंसुओं की। इंटरेस्टिंग, मतलब रस्सी जल गई, बल अभी तक नहीं गया। इसने तंजिया पूछा, कहना क्या चाहते हो तुम? खुलकर क्यों नहीं कहते? वो खुद को संभालने की कोशिश करती, इसके सीने पर हाथ रखकर उड़ने की कोशिश करती करती कांपती आवाज़ में गोया हुई, अरे तुम्हें नहीं पता क्या तुम्हें तड़पाना चाहता हूँ, तुम्हारे दर्द की वजह बनना चाहता हूँ, तुम्हारी नस नस में जहर बनकर उतरना चाहता हूँ। क्या ये कम है? यारम ने इसे कोयलों पर घसीटते इसके हाथों को पकड़कर अपने सामने हथेलियों खोलनी चाहिए। इस पर मायरा ने सख्त मुज़ाहमत करते हथेलियां बंद कर दी, पर वो भी अच्छा खासा ज़िद्दी शख्स था। अपनी कुव्वत लगाते हुए इसकी मुट्ठी खोलकर एक हाथ की उंगलियां फंसा कर फिर दूसरे की उंगलियां खोलकर इनसे भी अपनी दूसरे हाथ की उंगलियां फंसा ली। दोनों हथेलियों को पुश्त पर बारी बारी बोसे देते हुए इसकी कमर के गिर्द बांध लिए बाजू। जितना आज़ादी चाहोगी मुझसे, मैं तुम्हें इतना तुम पर रास्ता तंग कर दूंगा मेरी जान। इसकी बात पर वो जोरों की रो दी थी। वो तो इस उम्मीद में थी कि वो अपनी मोहब्बत से इसका दिल बदल देगी, मगर अब इसे माँ ये अपनी गलतफहमी ही लग रही थी। अगर तुम वाकई मुझसे इतनी नफरत करते हो तो छोड़ क्यों नहीं देते? छोड़ दो ना, मुझ पर रहम करो प्लीज़ और अपनी मोहब्बत के पास चले जाओ, मगर खुदारा बार बार मेरे वजूद मेरी रूह को लहूलुहान मत किया करो। किसी ने कह दिया तुम्हें कि तुम्हें छोड़ दूँ मैं? मेरी जान मौत ही रही है अब तुम्हारे लिए इस रिश्ते से। इसने कान में सरगोशी से पूछा। एक लम्हे के लिए इसकी धड़कनें तेज धड़की, दूसरे पल इसके जिगर को अपने तीरों से जख्मी कर गया था। वो इसकी नफरत, इसका बदला याद आते ही सर्द पड़ गई थी। तुम मेरी मोहब्बत, मेरी कमज़ोरी को अच्छी तरह जानती हो, तभी दबा रहे हो मुझे अपने आगे। मैं कमज़ोर हूँ इसलिए कि अगर मेरी जगह कोई तुम जैसी ही संगदिल औरत तो तब मैं तुमसे पूछती, मगर जुल्म भी एक हद तक बर्दाश्त होता है। जिस दिन तुमने मेरी हस्ती मिटा दी, तुम्हारे दिल पर कारी वार करने से बाज नहीं आऊँगी मैं। वो जले दिल से कल से बैठी थी, आज मौका मिलते ही भड़ास निकालने की कोशिश करने लगी, पर दिल भर आया और वो भराई आवाज़ की वजह से कुछ मजीद बोल ही नहीं पाई। बड़ी आगे की तैयारी है मैडम की, वैसे राहत जान एक बार भी वार करना चाहोगी तो सीना एक आवाज़ पर ही पेश कर दूंगा, मगर याद रखना इतना सितम करना जितना सह पाओ, क्योंकि उधर तो कभी मैंने अपने बाप का भी नहीं रखा। तुम तो फिर बदले में आई एक कांच की गुड़िया हो जिसे मैं अपनी मर्जी से खेल सकता हूँ। इसके कानों में शीशा ढीलता वो वहां से जा चुका था, जबकि पीछे वो तकिए में मुंह दिए रोने लगी थी। अब पड़ी मत रहना, माँ आ रही है, कल जल्दी करो, तैयारी भी करनी है हमें। इस हिचकियाँ लेते वजूद को इसने बेजारी से देखते हुए कहा।
और एकदम आयला के गले को दबोचते झटके से इसने अपने करीब खींचा था। इतना बेकाबू हो रही हो मेरी कुर्बत में आने के लिए, इब्राहिम ने कहने के साथ इसे गले से ही पकड़े हाथ दर्जे करीब कर लिया था। किन दो मनों की सांसें एक दूसरे के होंठ पर महसूस होने लगी थी। इब्राहिम वो दहल कर खींचती हुई किसकी सिमत आई। जब इसने इसकी शानों से पकड़कर इसे सीने से लगने से पहले संभाला, इसके होंठ से आती महक को बड़ी मुश्किल से नजरअंदाज करते इब्राहिम ने झटके से पलटकर इसके पुष्ट को साथ लगाते हुए इसे वाशरूम में लगे आईने के सामने ले आया था। अब कहो क्या नहीं, मर मिटी मुझ पर शर्माऊं मत, शोर हूँ तुम्हारा। मेरा मेरी बॉडी देखकर नियत फिसल गई होगी। इसने कान के पास झुकते हुए सरगोशी की। इसकी बातों और हरकतों पर आयला का चेहरा शर्म से टूटकर लाल अनारी हो गया था। क्या वो नहीं जानता था कि उसके करीब आता किस आग से खेल रहा था। इस गहरी सांसें भरते देख वो माना खेज लीजिए में गोया। वहाँ तो अब बताओ, पहले तो बड़ा कह रही थी कि नफरत है मुझसे, मेरे कत्ल के इरादे से आई, और अब दिल बेईमान हो ही गया ना अपने मजाजी खुदा को देखकर। ट्रस्ट में हमारे बीच जो भी होगा किसी को भी नहीं पता चलेगा, और वैसे भी हम एक लिबास ही हैं। वो झटके से इसके बालों में मौजूद पिन को निकालते हुए इसका जुड़ा खोल बाल इसकी पुश्त और शाने पर बिखेर गया, और कमर में बाजू माइल करके इसे मजीद पास करके कान में सरगोशी करती अपनी सुलगती हुई उंगलियां इसके पेट पर ले जाते हुए पूछा, यहाँ तक कि आयला का सांस लेना नामुमकिन हो गया। छोड़ो मुझे घटिया इंसान। वो चीखती हुई इससे आज़ाद होने की कोशिश करते बोली, मगर वो अपनी गिरफ्त इस पर और मजबूत कर गया। आयला की आवाज़ हलक में फंस गई। इसका वजूद अचानक ही जैसे इसके करीब आने पर अंगारा हो गया था। वो हलक तार करती कमरे में मौजूद इसकी चौड़े बाजू को निकालने लगी। इसकी उंगलियां ऊपर की तरफ बढ़ते किसके मुंह से घुटी घुटी चीख निकली। अब बोलती क्यों बंद हो गई? शोर के हकूक पर कोई किताब नहीं पढ़ी क्या? इसकी मुजामत बोलती बंद होने पर दरियाफ्त ने मुस्कुराहट छुपाई और इसकी गर्दन पर अपने सुलगते लब रखे, पर नजरें जब चेहरे से फिसल कर इसके सामने बिखरी जुल्फों पर गई और फिर से होती इन खौफ से सहमी हुई निगाहों पर पड़ी, तो वो खुद ही मबहूत होकर रह गया। वो दिल फेंक नहीं था, वो तो अपनी मरहूम बीवी से बेपनाह मोहब्बत करता था। फिर खुद को इस लड़की के करीब जाने से लाख कोशिशों के बावजूद भी खुद को क्यों न रोक पा रहा था। इसे अपनी बेवकूफ़ी पर सख्त रोना आने लगा। ऊपर से अपनी बेलगाम धड़कनों पर भी सख्त गुस्सा आया कि अल्लाह ने इसे आखिर किस मुसीबत में ला फंसाया था, जहाँ इसके गुनहगार को ही इसका मजाजी खुदा बना दिया था, जिसके आगे वो खुद को बेबस महसूस कर रही थी। हौसले पस्त हो रहे थे। वो दांतों में होड़ दबाकर मुज़ाहमत करने लगी। इसकी धड़कनें पूर में तेज धड़क रही थी। जब अचानक ही इसने झटके से इसे घुमाया। शीशे में देख रही हो ना हमारे अक्स कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं हम दोनों, क्या तुम्हें नहीं लगता? वो इसकी गर्दन पर गर्म सांसें छोड़ते हुए बोला। उसके जिस्म में एकदम बर्फ जैसी ठंडी लहर दौड़ पड़ी थी। आखिर इसके खून का प्यासा एकदम अपने लिए कैसे बदल सकता था अपने ले कैसे बदल सकता था? मैंने कहा छोड़ो मुझे, अब तुम अपनी सारी हदें तजावुज़ कर रहे हो, जो मुझे एक आंख नहीं भा रही। वो आईने में से इसकी आंखों में आंखें डालते दांत पीसते बोली, तो इसकी बात पर तमस्खराना अंदाज में मुस्कुरा दिया। क्या वाकई मैं हद तजावुज़ कर रहा हूँ? ये तुम जो बगैर मेरी इजाज़त के मेरी बात में दाखिल हो गई और अब मासूम बनने का नाटक कर रही हो। लेकिन मैं तुम्हारे अदाओं के दिल लुभाने वाली जाल में नहीं फंसने वाला। वो एकदम इसकी थोड़ी दबोचते हुए एकदम गरा कर बोला था, इसके कान में कि वो तड़प कर रह गई थी। हाँ, लेकिन तुम्हारी बार बार ऐसी हरकतों से मुझे लग रहा है कि तुम मेरी बीवी बनने की ज़्यादा ही जल्दी हैं। अगर तुम कहती हो तो हम आज से ही शुरू कर सकते हैं ये सब। उसकी गर्दन पर लब रख कर माना लहजे में बोला, तो आयला को ऐसा लगा जैसे किसी बिच्छू ने इसे डस लिया हो। बकवास बंद रखो अपनी, ये शौक तुम्हारे होंगे, मेरे नहीं। मेरा बस चले तो अभी तुम्हारी जान ले लूँ। वो भी कहाँ चुप रहने वाली थी, सीधा काट खाने को दौड़ी थी। ये अदा ही तो पसंद आ रही थी बार बार इब्राहिम को। हाँ जी, कैसा लगा आज का पार्ट? इंतहाई रोमांटिक था। हाँ कि ना? कमेंट में लाजमी बताइएगा। बहुत मज़ा आने वाला है आगे भी। कंप्लीट नावल इंतहाई इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आगे शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना ना भूलिएगा कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। लाजमी बताइएगा प्लीज़, मैं आपके कमेंट का वेट करूँगी। अगले पार्ट तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।